तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शौरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 5 एवरेज यानी कि औसत स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, बचपन से ही हम देखते आए हैं। एवरेज यानी कि औसत, इसका फॉर्मूला भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई हिंदी में इसको मैं कहूंगा औसत। भाई किसके बराबर? सभी संख्याओं का योग भाई बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, यही होता है भाई, यही करते हैं बचपन से। ठीक है, एवरेज ऐसा एक चैप्टर है जो हमारे डेली यूज में रोज कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता रहता है। जैसे आप मंडी में गए और आप 5 किलो आलू खरीद के लाए, आप 80 रुपए के आलू ले आए, तो मैं कहूंगा भाई इसकी एवरेज कितनी है, यानी कि आप 1 किलो आलू कितने का, तो आप 80 को 5 से भाग कर दोगे। भाई कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? 5। भाई 5 किलो आलू है और कुल कितने रुपए लग गए? 80। तो 80/5 यानी 16 रुपए किलो, आप कह दोगे इसकी औसत 16 होगी। भाई 1 किलो आलू की जो कीमत है वही उनकी औसत हो गई। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे सचिन तेंदुलकर है, मान लो पहले पारी में वो रन बनाता है 40 रन, अगले दिन वो आया उसने रन बना दिए 55, फिर एक मैच में उसने रन बना दिए 45, फिर एक मैच में रन बना दिए 50 और फिर एक मैच में रन बना दिए 60। तो ऐसे जब बहुत सारे मैचेस हो जाएंगे तो हम कैसे नापेंगे कि भाई एक इंसान हर मैच में लगभग कितने रन बना रहा है? वो लगभग कितने रन बना रहा है ये चीज रिप्रेजेंट करेगी उसकी एवरेज, उसकी औसत। तो भाई मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दूं और ये जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दूं, तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे उत्तर कितना मिलेगा भाई? 250। और ये संख्याएं कितनी है? 5। तो इसको 5 से भाग कर दिया, कितना मिल गया भाई? 50। ठीक है, तो इसका मतलब सचिन तेंदुलकर की एवरेज 50 कहलाएगी अगर वो अलग अलग मैचेस में ये 40, 55, 45, 50 और 60 रन बनाकर आउट हो रहा है। तो हम एक नंबर से हम ये कह सकते हैं कि भाई सचिन हर मैच में लगभग 50 रन बनाता है, जो कि उसकी एवरेज है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले आते हैं, इसके बाद उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए भाई आपकी स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं मैंने, सॉरी फोटो खींच के लगाई हुई है। तो देखो भाई, सबसे पहले आप देखो ये नियम 8। भाई किसी लगातार संख्याओं जैसे ए बी सी ऐसे लेकर एन तक का औसत a+n/2 है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई जब भी लगातार संख्याएं आई, लगातार संख्याएं मतलब एपी में हो, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप समांतर श्रेणी कहते हो, भाई ऐसी संख्याएं हो कुछ लगातार, जिसकी मतलब कि पहली और दूसरी का अंतर वही हो जो दूसरी और तीसरी का है, और उनका अंतर वही है जो तीसरी और चौथी का है, चौथी और पांचवी का, यानी कि हर दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, तो उसको मैं समांतर श्रेणी कहूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया भाई 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18, भाई 22। आप देखोगे हर संख्या में 4 का अंतर है। 6 में 4 जोड़े 10 मिला, 10 में 4 जोड़े 14, फिर 4 जोड़े 18, फिर 4 जोड़े 22। तो कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि आपको बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, या तो वो लगातार हो, लगातार मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो। भाई जब संख्याएं लगातार होती हैं तो हर संख्या में 1 का अंतर होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, हर दो संख्याओं के बीच में आपको जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। तो इसका मैं औसत सीधा सीधा कह सकता हूं, भाई मेरा औसत होगा, मैं कहूंगा पहली संख्या जमा में जमा में आखिरी संख्या और बटा में 2, यानी मैं कहूंगा पहली प्लस आखिरी बटा में 2, ये मेरा औसत हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो बीच वाली संख्या होगी हमेशा वो उनका औसत होगी। जैसे इसमें तो मुझे पता है भाई ये 5 संख्याएं हैं, मैंने लिखी हुई हैं, तो मैंने देख लिया भाई बीच वाली संख्या कौन सी है, ये 14 है, तो ये 14 ही इनका औसत होगी। मैं लिखूंगा पहली 6, आखिरी 22, 6 + 22/2, भाई कितनी? 28/2, कितना मिल गया? 14। यानी कि जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो हमेशा बीच वाली संख्या उनका औसत होती है। और अगर हमें पता नहीं है कि भाई बीच वाली संख्या क्या है, तो मैं कहूंगा पहली को जोड़ दो और आखिरी को जोड़ दो और उनको 2 से भाग दे दो, तो भी मुझे हमेशा बीच वाली संख्या ही मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। इसके बाद आ जाओ आप नियम 6 पे। नियम 6 कहता है प्रथम लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n+1। भाई इसमें वो ये कहना चाह रहा है
कि फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याएं। सम होता है आपका इवन नंबर, हिंदी में सम बोलते हो, इंग्लिश में इवन नंबर, और प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। भाई पहली n प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो n+1 होगा। यानी अगर मैं कहूं कि भाई प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो मैं कहूंगा n की जगह कितना 50 आ गया, तो मैं मेरा कह दूंगा उत्तर हो जाएगा n+1 यानी कि 51। भाई प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 51। मैं कहूं प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत, आप कह दोगे 61। प्रथम 70 सम संख्याओं का औसत कितना भाई 71। प्रथम 1,25,603 सम संख्याओं का औसत कितना, मैं कहूंगा 1,25,604, मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी जितनी सम संख्याएं होंगी प्रथम सम संख्याएं, उससे एक बड़ा मेरा उत्तर होगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूं भाई प्रथम 3 सम संख्याएं ले लो, मैं भाई 2, 4 और 6, यही होती हैं प्रथम 3 सम संख्याएं। तो ये संख्याएं कितनी है 3, तो मैं कहूंगा मेरा औसत कितना हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। 3 में मैं 1 जोड़ दूं, कितना भाई 4। ठीक है, देखो बीच वाली संख्या औसत होती है हमेशा। मैंने चलो मैं 7 संख्याएं लिख लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। कितनी संख्याएं होंगी ये 6 संख्याएं होंगी। चलो 7 में एक और लिख दी, 7 संख्याएं। तो अब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 7 संख्याएं हैं तो 7 में 1 जोड़ दो, कितना भाई 8। मैं कहूंगा मेरा उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, ये औसत की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी पता है हमें हमेशा बीच वाली संख्या ये बीच में है, तो ये मेरा औसत होगा। तो जब अगर ऐसे सवाल आ जाए भी प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना, आप कह दोगे 50 में 1 जोड़ दो 51। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। नेक्स्ट नियम 7 देखो भाई, लगातार n प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n खुद ही। ठीक है, यानी कि अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आप कहोगे n ही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना, आप कहोगे 50। प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब है फर्स्ट n ऑड नंबर्स। जैसे मैं कहूं प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत कितना, आप कह दोगे 25 उत्तर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख लेता हूं प्रथम 3 संख्याएं, प्रथम 3 विषम संख्याएं 1, 3 और 5, तो कितनी संख्याएं हैं 3, तो मेरा औसत भी हो जाएगा 3। अब मैं लिख दूं प्रथम 4 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, तो 4 संख्याएं हैं तो मेरा उत्तर हो जाएगा कितना भाई, औसत कितना 4। अगर मैं कह दूं प्रथम 8 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा भाई 8 ही हो जाएगा। यानी जितनी प्रथम विषम संख्याएं का औसत आपसे पूछा है तो उतना ही आपका उत्तर होगा। अगर मैं कहूं प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत बताएं तो आपका उत्तर हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ इस पे नियम 4 पे। भाई नियम 4 कह रहा है n प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, n+1 गुणा में 2n+1 बटा में 6। यानी कि आपसे ये कह रहा है वो, ऐसा आपको दिया हो 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे होते होते n के वर्ग तक। ठीक है, तो जब आपको ऐसा दिया गया और इनका औसत पूछे तो आपको फॉर्मूला कह रहा है n+1 गुणा में 2n+1 बटा में 6, ये मेरा उत्तर होगा। ठीक है, अगर वो कह ले भाई प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो मैं कह दूंगा भाई n की जगह कितना हो जाएगा 20, तो मैं कह दूंगा 20 प्लस में 1 गुणा में 40 प्लस में 1 बटा में 6। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है डायरेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट आता है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, ये फॉर्मूला था वर्गों के औसत के लिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, और ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये याद रखना है n गुणा में n+1 का स्क्वायर और बटा में 4। ठीक है, तो ये आपका नियम 5 हो गया। और इसके बाद लास्ट एक देख लो नियम 6, कह रहे भाई किसी संख्या के प्रथम n गुणकों का औसत, भाई वो संख्या गुणा में 1 + n बटा 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं नियम 9 क्या कहता है। नियम 9 कह रहा है कि भाई जैसे कोई भी एक संख्या है उसके प्रथम n
गुणकों का औसत, यानी कि आप एग्जांपल मान लो कि भाई जैसे 4, फिर आ गया 8, 12, 16, 20, 24, 30, नहीं 24 का 28, ठीक है भाई 4 का पहाड़ा चल रहा है। तो मैं यहां से मैं ये कह सकता हूं भाई, एक तो मेरा उत्तर ये हो जाएगा, जैसे कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मुझे पहाड़ा न देके ये कहा होता कि भाई 4 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताएं, तो मैं देखो, एक तो मैं ये कह सकता हूँ, एक जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो मुझे अंदर क्या मिल गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, भाई ये मिल गया। अब मैं क्या कहूंगा भाई, इनका औसत गुणा में 4 मैं कह सकता हूं, यानी कि 1 जमा में ये आखिरी संख्या बटा में 2, ये तो हो जाएगा इनका औसत, जो कि हमने इस फॉर्मूला में देखा था अभी यहाँ पे, ये देखो ये वाला देखा था भाई। लगातार संख्याएं होंगी ना, अभी ये 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं क्या कहूंगा भाई, पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से गुणा। तो हमें पता है इस केस में पहली तो हमेशा 1 ही होगी, और आखिरी वो होगी जो उसने बोला है कि भाई प्रथम n गुणकों का औसत, तो भाई n हो जाएगी मेरी आखिरी संख्या। प्रथम 7 का बोला है तो मेरी आखिरी संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है। ये प्रथम 7 संख्याएं थी तो आखिरी 7 हो गई, तो कहूंगा पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग करो, ये तो इनका औसत हो गया, लेकिन इसकी गुणा किससे भाई, 4 से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है उसके लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, अगर आपने ये चीज ढंग से कर ली तो इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, चलो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवरेज के अंदर कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आसान सी चीजें हैं, जैसे ऐसे आप क्वेश्चन करोगे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो भाई देखिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। भाई कोई 4 संख्याएं थी, पहली 3 का औसत क्या है, चौथी का दुगना, यानी कि मैंने 4 संख्याएं मान ली A B C और D, ठीक है। तो पहली 3 का औसत मैं क्या कहूंगा भाई, A + B + C बटा 3, यही होता है भाई पहली 3 का औसत। उसने क्या बोला, चौथी संख्या का दुगना है, तो मैंने चौथी संख्या तो यहाँ पे D है, तो मैंने मान लिया दुगना है D का, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, A + B + C बराबर हो गया 6D के, भाई यही बात हो गई ना, यानी कि ये तीनों के तीनों 6D के बराबर हो गए, यही बात हो गई। अब उसने क्या बोला है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, अब 4 संख्याएं हैं और औसत 12 है, तो बताओ उनका योग कितना होगा भाई, मैं कहूंगा 48 उनका योग होगा भाई। क्यों, क्योंकि औसत क्या होती है भाई, सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याएं, यही तो होता है। तो देखो उसने बोला है कि भाई उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, यानी औसत दे दिया 12, तो 12 क्या हो गया भाई, योग बटा में संख्याएं कितनी है 4, तो मैं कह दूंगा भाई इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया भाई, 48 हो गया, ठीक है भाई। 4 संख्याओं का औसत 12, यानी कि चारों संख्याएं 12 12 12 12, ऐसा मैं कह सकता हूं उनको, ठीक है। अगर मुझे योग निकालना है तो 12 चौके 48 उनका योग हो गया। और यहाँ पे मैंने देखा भाई योग कितना आ रहा है, ये शुरू की 3 संख्याएं तो बराबर है 6D के, और एक चौथी संख्या ये D है, तो 6D और एक ये D कितना हो गया 7D, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई 7D बराबर है कितना, 48 के, तो मैं कहूंगा D कितना हो जाएगा भाई, 48/7, ठीक है। ऑप्शन 2, उसने पूछा चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैं कह दूंगा 48/7 ये मेरी चौथी संख्या होगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आसान ही था ये। चलो आगे बढ़ो भाई, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। भाई ये है राम और ये उसका बच्चा 1 और ये उसका बच्चा 2, इन तीनों की मिलकर औसत आयु 17 वर्ष है, तो मैं कहूंगा भाई इन तीनों की आयु का योग कितना हो गया, 17 तिया 51 हो गया भाई, ठीक है। क्योंकि देखो औसत क्या होता है, योग बटा में संख्याएं, ठीक है। औसत आपको 17 दे दिया, 17 बराबर हो गया योग बटा में 3, क्योंकि 3 संख्याएं हो गई, एक राम और 2 उसके बच्चे, तो योग कितना हो जाएगा भाई 17 गुणा में 3 यानी 51। फिर बोला जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। अब ये आ गई राम की पत्नी, पी लिख दिया मैंने पत्नी को, अब पत्नी बच्चू 1 और ये बच्चू 2, अब इन तीनों की मिलकर औसत आयु 16 वर्ष है, तो मैं एक तरीके से कहता हूं, कह सकता हूं कि भाई अगर मुझे इनका योग निकालना है तो तीनों 16 16 16 कैसा मान सकता हूं मैं, तो 16 दिया कितना भाई 48, यानी अब ये तीनों मिलकर 48 साल के हो गए। राम और उसका बच्चा 1 और बच्चा 2 मिलकर 51 साल के हैं,
राम की पत्नी प्लस में बच्चा 1 प्लस बच्चा 2 मिलकर 48 साल के हैं। अब पूछा यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी। तो देखो भी पहली और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे भी बच्चा 1 बच्चा 2 है और यहाँ पे भी बच्चा 1 बच्चा 2 है। जब बच्चा 1 और बच्चा 2 के साथ राम मिलता है तो 51 साल के बन जाते हैं सब, और बच्चा 1 और बच्चा 2 के साथ जब पत्नी मिलती है राम की पत्नी तो ये बन जाते हैं सारे के सारे 48। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं भाई 48 और 51 में 3 का अंतर है। ये 3 का अंतर क्यों है, क्योंकि पत्नी से 3 साल बड़ा है भाई राम, ये तो मतलब हुआ इसका। भाई यहाँ पे तो ये दोनों बराबर हैं, बच्चा 1 बच्चा 2, और यहाँ पे भी बच्चा 1 बच्चा 2। राम मिला तो ऊपर तो 51 बन गए, पत्नी मिली तो 48 बन गए। इसका मतलब राम की उम्र पत्नी से 3 साल बड़ी है। ठीक है, और आपको ये दिया है कि राम की आयु 33 वर्ष है, तो पत्नी की कितनी हो जाएगी, 33 में से 3 घटा दो, कितनी भाई 30 वर्ष। मैं कह दूंगा ऑप्शन डी। तो उनकी पत्नी की आयु कितनी भाई 30 वर्ष। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली से दुगनी है और तीसरी से तिगुनी है। भाई 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, दूसरी संख्या पहली से दुगनी और तीसरी से तिगुनी। तो मैं दूसरी संख्या को क्या मानूं, यानी मुझे ऐसी कोई संख्या माननी है जो किसी की दुगनी भी हो और किसी की तिगुनी भी हो। भाई किसी का दुगना भी हो और किसी का तिगुना भी हो, वही संख्या हो सकती है जो 2 और 3 से गुणा होकर बने। सो मैं 6 मान सकता हूं भाई 6, भाई किसी की दुगनी भी होती है और किसी की तिगुनी भी होती है, 2 और 3 को गुणा करके 6 बनता है। तो मैंने मान लिया भाई जो दूसरी संख्या है वो 6 है। अब उसने क्या कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, तो इसका मतलब पहली संख्या 3 होगी भाई, 3 का दुगना 6 होता है। और उसने बोला है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। अब 6 किसका 3 गुना होता है भाई 2 का, तो मैं कह दूंगा पहली संख्या अगर 3 तो दूसरी 6 और तीसरी 2 हो जाएगी। तो उसने बोला यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या है। जब तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो तीनों का योग कितना हो गया भाई, अपना देखो योग कितना मिल रहा है, 6 और 3 9 और 2 11, अपना तो योग 11 बन रहा है। लेकिन वो कह रहा है भाई योग कितना भाई 44, तो औसत है 3 संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 44 गुना में 3, कितना भाई 132। तो कितना गुना ज्यादा दे रखा है भाई 12 गुना। अपना योग तो आ रहा है 11, लेकिन सवाल कह रहा है योग 11 नहीं है भाई 132 है, क्योंकि सवाल ने दिया है औसत 44 है। तो औसत 44 है 3 बंदों का, तो यानी तीनों 44 44 44 हो गए तो 132 हो गए, यानी भाई चीजें 12 गुना ज्यादा है। तो उसने पूछा तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या तो ये 6 थी, तो 6 का 12 गुना कितना भाई 72। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। देखो भाई ए बी सी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप पहले तीसरी संख्या को मान लो 1, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 1 का 3 गुना कितना हो गया भाई 3। और आपको यह भी दिया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो इस 3 की दुगनी कितनी हो गई भाई 6। ठीक है, तो अब देखो जोड़ कितना हो गया 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है भाई 3 संख्याओं का औसत कितना है 40। जब औसत 40 दिया है तो योग कितना हो गया भाई 40 दिया 120 हो गया, तो 10 की जगह आपको कितना दे रखा है 120, कितना गुना 12 गुना। और आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। भाई सबसे बड़ी तो अपनी 6 और सबसे छोटी 1 है, तो अंतर कितना हो गया भाई 5 का अंतर हो गया। ठीक है, 6 और 1 में 5 का ही तो अंतर होता है, लेकिन चीजें तो अपने आप की 12 गुना है, तो मैं कहूंगा उत्तर 5 न होके 5 का 12 गुना कितना भाई 60। मैं कह दूंगा ऑप्शन डी 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। ठीक है भाई ए बी सी, देखो तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई, 3 चौथाई होता है 3/4। भाई तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई, यानी अगर मैं पहली को अगर 4 मानूं तो तीसरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, अगर पहली 4 है तो तीसरी 3 है, इसका मतलब तो मैं कहूंगा पहली 4 तो तीसरी कितनी 3। और क्या कंडीशन दी है दूसरी पहली की 3 गुनी है। अब पहली 4 है तो 4 का 3 गुना कितना हो गया भाई 12। ठीक है, तो पहली संख्या 4 दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या 3, आप ऐसा कह सकते हो।
फिर बोला यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो औसत आपको 114 दिया है, तो योग कितना हो गया भाई? 114 को 3 से गुणा कर दो, कितना भाई? 342। और अपना योग कितना आ रहा है? 4, 12 और 3, कितना हो गया भाई? 19। अपना योग आ रहा है 19, लेकिन वो कह रहा है 19 नहीं भाई, कितना? 342। कितना गुना? 18 गुना इन चीजें। तो पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या तो अपनी 12 थी, तो मैं कहूंगा उत्तर कितना हो जाएगा? 12 का 18 गुना। ठीक है, कितना भाई? 216। ठीक है, ऑप्शन बी 216 मेरा उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट, ए बी और सी का औसत वजन वजन 45 किलोग्राम है। ये भाई ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये तीनों मिलके कितने के हो गए? इनका औसत 100 ना, इनका औसत दिया है आपको 45 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूं एक तरीके से, अगर मुझे योग निकालना है तो तीनों 45 45 45 के हैं, तो मैं कह दूंगा तीनों मिलके तो 135 के हैं, पक्की बात होगी। ठीक है, 45 का 3 गुना 135। फिर बोला यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ये ए और बी मिलके कितने के हो गए भाई? इनका औसत 40 है, तो इनका योग कितना हो गया? 40 का दुगना, कितना भाई? 80 हो जाएगा। भाई दो बंदों की औसत अगर 40 है तो उनका योग 80 तो होगा, 40 गुना में 2। फिर बोला है बी और सी का औसत 43 किलोग्राम है। भाई बी और सी का योग कितना हो गया? मैं कहूंगा 43 का दुगना, भाई कितना? 86। ठीक है, तो पूछा है बी का वजन कितना होगा। ठीक है, आपसे बी का वजन पूछा है। देखो, जब ए और बी को जोड़ा तो कितना मिला भाई? 80। और जब बी और सी को जोड़ा तो कितना मिला भाई? 86। तो ए और बी के अंदर भी बी आ गया, और बी और सी के अंदर भी बी आ गया। अब बी 2 बार आ गया इसमें, यानी कि जब मैंने ए बी कितना है? 80, और ये बी सी कितना है? 86। तो जब इस 80 और 86 को जोड़ा मैंने, तो इसमें बी 2 बार आ गया। ठीक है, और इस एक बी तो 2 बार आ गया, और ए 1 बार आया, और सी भी 1 बार आया। और इस 135 के अंदर ए बी और सी तीनों एक एक बार आए हैं। तो मैं कह सकता हूं भाई मेरा बी जो है वो आंसर क्या होगा? 80 प्लस 86 माइनस में 135। ठीक है, एक बार देख लो ये आया कैसे, बता देता हूं आपको फिर से। चलो स्टेप पूरा लिख ही देता हूं मैं। भाई देखो, मैं कहूंगा 80 क्या है भाई? ए प्लस बी है। 86 क्या है भाई? बी प्लस सी है। और 135 क्या है मेरे पास? ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है भाई, यही तो है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये प्लस के ए से माइनस का ए कट गया, प्लस के बी से माइनस का बी कट गया, और प्लस के सी से माइनस का सी कट गया। तो बचा क्या? केवल बी। ठीक है, सो ओनली बी बच रहा है मेरे पास। यानी मैं 80 और 86 को जोड़ूं और उसमें से 135 घटा दूं, तो मुझे जो मिल जाएगा वो होगा बी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो आप ये भी देख सकते हो कि देखो बी और सी मिलके 86 के हैं, और ए बी और सी मिलके 135 के हैं। तो ए कितने का हो गया भाई? इस ए को मैं कितने का कह दूंगा? 135 में से 86 गई, कितना बच गया भाई? 49 बच गया। अब ए तो है 49 का, और बी कितने का है कि ए और बी मिलके 80 के हो जाए। तो ए अगर 49 का है तो बी कितने का होगा? मैं कहूंगा भाई 80 में से 49 घटा दो, कितना भाई? 31। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यहां से भी आपको 31 ही आंसर मिलता है, एक ही बात है। चलो भाई नेक्स्ट, भाई विज्ञान की 3 कक्षाएं ए बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षाएं देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं, कक्षा सी के औसत अंक 85 हैं। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79, बी और सी के औसत अंक 81। तो ए बी और सी के औसत अंक कितने होंगे? ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा एलिगेशन का यूज करना होगा आपको। देखो, आपको जो डाटा दिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक कक्षा है ए, एक है बी, और एक है सी। तो उसने बोला है ए के औसत अंक हैं 83, बी के औसत अंक हैं 76, और सी के औसत अंक हैं 85। ठीक है, फिर आपको बोला ए और बी के औसत अंक 79 है, और बी और सी के औसत अंक 81 है। तो जब ए के औसत अंक 83 हैं, बी के 76 हैं, और इन दोनों के मिलके आपको दिया है 79 है, तो मैं ये कर सकता हूं भाई ए और बी के अंदर जो छात्र थे उनके संख्याओं का अनुपात कितना था एलिगेशन से। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने चीजें की हैं। तो भाई देखो 79 में से 76 गए, कितना बचा? 3। अब 83 और 79 का अंतर कितना भाई? 4।
तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए और बी कक्षा के अंदर छात्रों का जो अनुपात था वो 3:4 था। फिर उसने आपको डाटा दिया है बी और सी के औसत अंक 81 हैं। तो मैं कहूंगा भाई 76 और 85 किस अनुपात में मिलें कि 81 बन जाए। तो देखो 85 में से 81 गए कितने भाई 4, 76 और 81 का अंतर कितना भाई 5। यानी कि अगर कक्षा ए में 3 बच्चे हैं तो बी में 4 होंगे, और यहां से पता चल रहा है अगर बी में 4 हैं तो सी में 5 होंगे। यानी मैं कह सकता हूं ए बी और सी कक्षा में छात्रों का जो अनुपात है, छात्रों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। ठीक है, तो उसको मैं ये लिख सकता हूं ए बी सी। अगर ए में 3 छात्र हैं तो बी में 4 छात्र होंगे और सी में 5 होंगे। और आपको ये दिया है कि भाई ए के अंदर जो छात्रों की औसत है वो कितनी है 83, बी में है 76 और सी में है 85। और आपसे पूछा है ए बी और सी इन तीनों के मिला के औसत अंक कितने होंगे। अब यहां से दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। या तो आप ऐसे कर लो भाई ये संख्याएं हैं छात्रों की और ये आपको औसत दिया हुआ है नीचे वाला, तो संख्या और औसत को गुणा करूंगा मुझे योग मिलेगा। भाई मैं 83 और 3 को गुणा करके यहां लिख दूं, 76 और 4 को गुणा करके यहां लिख दूं, और फिर 85 और 5 को गुणा करके नीचे लिख दूं, और फिर इन तीनों को जोड़ दूं। फिर जो मुझे उत्तर मिलेगा उसको मैं भाग दे दूं 5 और 4 9 और 3 12 से, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का ये है कि आप इन्हीं में से कोई ना कोई आप एक औसत मान लो, फिर हम देखेंगे भाई हमने कितना गलत माना, उस गलती को रेक्टिफाई कर देंगे, हमें सही आंसर मिल जाएगा। भाई कैसे, देखो भाई कक्षा ए में जो औसत है छात्रों की अंकों की वो 83 है, बी में 76 और सी में 85। तो 76 85 और 83 में से मैंने देखो 83 76 और 85 के बीच में आ रहा है, तो एक बार मैं मान लेता हूं कि चलो कि भाई इनका सबका मिलके औसत 86 है, मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैं देखता हूं कि भाई जो मैंने मानना है वो कितना गलत है, उस गलती को सुधार दूंगा तो मुझे सही उत्तर मिल जाएगा। तो देखो 83 मैंने यहाँ पे माना, तो यहाँ पे औसत भी 83 ही है 3 बच्चों का, तो यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। सेकंड कंडीशन में आ जाओ, सेकंड क्लास के अंदर भाई 4 बच्चे हैं और 76 नंबर लेके आए हैं चारों। तो देखो मैंने तो औसत कितनी मानी थी 83, लेकिन ये कितने लेके आ रहे हैं 76, कितने कम लेके आ रहे हैं भाई 7 नंबर कम लेके आ रहे हैं। 7 नंबर कम ला रहा है एक बच्चा, और बच्चे कितने हैं 28, यानी कि ना बच्चे कितने हैं 4, तो 7 चौके 28, यानी कि इन्होंने योग को 28 घटा दिया। जो मैंने औसत मानी थी उस औसत से जो योग बनता उसको इसने 28 घटा दिया, क्योंकि भाई 83 मैंने माना था, लेकिन यहाँ पे तो हर बच्चा 76 नंबर लेकर आया है, तो 76 लाया है नहीं 7 नंबर कम लाया है हर बच्चा, और कितने बच्चे हैं 4, तो 28 नंबर कम हो गए। फिर यहाँ पे मैंने देखा भाई मैंने माना तो था औसत 83, लेकिन हर बच्चा 85 नंबर लेके आ रहा है, तो 2 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, और कितने बच्चे हैं 5, 5 बच्चे 2 ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, तो टोटल ज्यादा नंबर कितने ले आए भाई 10 नंबर ज्यादा ले आए। तो यहां से मैंने ओवरऑल देखा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 83 माना था और 83 हिलाए हुए हैं, तो यहाँ पे तो 0 हो गया था। तो माइनस का 28 और प्लस का 10, भाई कितना मिलेगा मुझे माइनस का 18। यानी कि मैंने जो योग माना था, मैंने कुछ औसत मानी थी, उससे जो योग आता एक्चुअल में योग उससे 18 कम है। तो जब योग 18 कम है तो औसत कितनी कम होगी, भाई मैं देखूंगा 5 और 4 कितना 9, 9 और 3 12। ये जो 18 योग कम हुआ तो इसने औसत कितनी कम कर देगा, 12 बंदों में से अगर मुझे 18 निकालना हो तो सब में से कितना कितना निकालूंगा, मैं कहूंगा भाई 18 बटा में 12 कितना भाई 1.5, यानी ये औसत घटा देगा 1.5 जो मैंने मानी थी उससे। मैंने मानी कितनी थी 83, तो मेरी सही औसत कितनी हो जाएगी 83 माइनस में 1.5 जो कि होगी 81.5। सो मैं कह दूंगा ऑप्शन ए 81.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है। ठीक है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हो, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है भाई, देखो लड़कों की औसत अंक है 70, लड़कियों के औसत अंक है 75 और दोनों के मिलके हैं 72। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सीधा सीधा एलिगेशन लगा दो, भाई बॉयज की एवरेज है 70, गर्ल्स की है 75, और इन दोनों के मिलके है कितनी भाई 72। तो मैं निकाल सकता हूँ ये दोनों किस अनुपात में थे। भाई 75 में से 72 गए कितने 3, 72 में से 70 गए कितने 2, यानी ये 3:2 में थे। तो उसने पूछा लड़कों की संख्या बताइए, भैया मैंने लड़के माने थे और ये लड़कियां।
ठीक है भाई। तो 3 और 2 न होके भाई कितने कितने हो जाएंगे भाई, 30 और 20 हो जाएंगे, क्योंकि 50 दिए गए थे। मेरे तो यहाँ पे 3 और 2 मिलके 5 बन रहे हैं, यानी 10-10 गुना ज्यादा। तो मैं कह दूंगा लड़के 30 थे और लड़कियां 20 थी। उसने पूछा क्या है भाई लड़कों की संख्या, तो मैं कह दूंगा ऑप्शन डी भाई 30 आंसर हो जाएगा। 30 बॉयज थे और 20 गर्ल्स थी। ठीक है। अदरवाइज एलिगेशन से नहीं करना था तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते थे, एक्स मान के कर लेते। ठीक है, बट चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है वहां से, एलिगेशन से ही करो इस टाइप के क्वेश्चन को। अब लड़कों की संख्या को मान लोगे एक्स, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो उसमें आपको इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने मान लिया भाई लड़के कितने हैं एक्स। ठीक है, तो फिर लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई, जब टोटल 50 हैं तो मैं कह दूंगा लड़कियां होंगी 50 में से एक्स के। तो 50 विद्यार्थियों की औसत अंक 72 है, तो इनका योग कितना हो गया, मैं कहूंगा 50 गुणा में 72 बराबर लड़के एक्स हैं और उनकी औसत 70 है, तो मैं कह दूंगा इनका योग कितना भाई 70 एक्स। लड़कियां 50 माइनस एक्स हैं और उनका औसत है 75, तो योग कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 50 माइनस एक्स गुणा में 75। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करोगे तो भी आपको एक्स का मान निकल आएगा कितना 30। ठीक है, सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट भाई, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को वर्बली कर सकते हो। देखो आपको दो संख्याएं दे दी एक्स वाई और दूसरा सेट दे दिया वाई जेड, इनके औसत के बीच अंतर कह रहा है 12 है। तो जब इनके औसत के बीच अंतर 12 है तो इनके योग के बीच अंतर कितना होगा भाई, भाई 12 का दुगना 24 होगा। कैसे, एक बार करके देख लो भाई। x और y का औसत कितना, मैं कहूंगा x प्लस वाई बटा 2। ठीक है, y और z का औसत कितना, मैं कहूंगा भाई y प्लस जेड बटा 2। ये इन दोनों के औसत हो गई और आपको दिया इनके औसत के बीच अंतर कितना है भाई 12 है। तो मैं यहां से कह दूंगा इनके योग के बीच अंतर कितना हो गया, ये पहले का योग और ये दूसरे सेट का योग। भाई 2 उधर चला जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, ये बात मैं मन मन में कर सकता था कि भाई x प्लस वाई और y प्लस जेड, इनका जो अंतर है वो 24 है। तो मुझसे पूछा है y x और z के बीच अंतर क्या होगा, तो देखो y तो दोनों में कट जाएगा। देखो इसी को जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड बराबर कितना 24। ये प्लस के y से माइनस का y गया, तो x माइनस जेड कितना बच गया भाई 24, ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, ये सारा के सारे चीजें आप मन मन में कर सकते थे। अब मन मन में सोचोगे x प्लस वाई और y प्लस जेड का जो औसत है, एक्स वाई और वाई जेड का जो औसत है उनका अंतर दे रखा है 12, तो इनके योग का अंतर कितना हो जाएगा, 12 का दुगुना 24। जब इनके योग के बीच अंतर 24 है तो y और z का अंतर भी 24 ही होगा, क्योंकि x प्लस वाई माइनस में y माइनस जेड, सो प्लस का y और माइनस वाई का कटेंगे, आपस में कटेंगे और x माइनस जेड आपके पास बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, 11 संख्याओं की औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। देखो भाई, मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, अगर मैं हर संख्या को दुगना कर दूं तो मेरी औसत भी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं हर संख्या में 2-2 जोड़ दूं तो मेरी औसत भी 2 बढ़ जाएगी। अगर मैं अपनी हर संख्या में से 3-3 घटा दूं तो मेरी औसत भी 3 घट जाएगी। अगर मैं अपनी हर संख्या को 5 से भाग दे दूं तो मेरी औसत भी 5 से भाग हो जाएगी। यानी आप हर संख्या के साथ जो खेल करोगे, चाहे जोड़ो, चाहे उसमें से कुछ घटाओ, चाहे उसको किसी से गुणा करो या उसको किसी से भाग करो, हर संख्या को, तो आपकी औसत भी वैसी ही हो जाएगी। भाई सब में कुछ जोड़ रहे हो तो औसत भी उतनी ही बढ़ जाएगी, सब में से कुछ घटा रहे हो तो औसत भी उतनी ही घट जाएगी, सबको किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो आपकी औसत भी उस संख्या से गुणा हो जाएगी, और सबको किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो आपकी औसत भी उस संख्या से भाग हो जाएगी। अब इस सवाल में उसने आपसे कहा है कि 11 संख्याओं की औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए, हर संख्या को दुगनी कर रहा हूं मैं, तो मेरी औसत भी दुगनी हो जाएगी। मैं कहूंगा 7 का दुगना कितना भी 14। ठीक है, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 के योग का 1/3 है। ये भाई पहली संख्या और ये हो गई अन्य 2 का योग, यानी वो कह रहे हैं अन्य 2 के योग का 1/3 है, यानी अगर 3 अन्य 2 संख्याओं का योग है तो 1 होगा मेरा पहली संख्या। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर में हमने चीजें की थी, अगर आप डायरेक्ट यहां पे पहुंच गए हो तो एक बार परसेंटेज का चैप्टर मेरा देख लो,
उसमें ये बातें हुई हैं। जैसे मैं कहूंगी कि भाई पहली संख्या अन्य दो का 1/3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो न्यूमरेटर है, जो मेरा हर है, उसको मैं वास्तविक संख्या मानूं। वास्तविक मतलब जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी। तो जैसे मैं अन्य दो संख्याओं का योग को कंपेयर कर रहा हूं पहली संख्या से, तो मैं कहूंगा अन्य दो संख्याओं का योग अगर 3 है तो पहली संख्या 1 होगी। मैं कहूंगा पहली संख्या अगर 1 तो अन्य दो संख्याओं का योग कितना, 3। तो उसने बोला भाई 3 संख्याओं का औसत 40 है, मेरा औसत कितना ना, मेरा योग कितना रहा, देखो 1 और 3 कितना, 4। लेकिन वो कह रहे हैं औसत 40 दे रखा है 3 संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो उनका योग कितना हो गया भाई, 120 हो गया, 40 का 3 गुना। तो मेरा तो योग आ रहा है 4, लेकिन सवाल कह रहा है 4 नहीं 120, कितना गुना, 30 गुना। तो पूछे तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मैं कहूंगा 1 नहीं, 1 का 30 गुना हो जाएगी भाई, कितना, 30। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, चलो इस क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। औसत यानी एवरेज के बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।